हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ सिंह ट्रिपल एस लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हाजिर हूं एक बार फिर से सौर मंडल के शेष भाग को लेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सौर मंडल से जुड़ी विभिन्न आकाशीय पिंडों के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सूर्य के बारे में पढ़ा था और ग्रहों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी। दोस्तों, आज हम ग्रह, उपग्रह, उल्का, धूमकेतु के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें सौरमंडल और ब्रह्मांड के बारे में हमने बताया था, तो सबसे पहले आप उन्हें ज़रूर देख लें, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे जो पहला ग्रह है दोस्तों, उसका नाम है मरकरी। MERCURY है दोस्तों यहाँ पर। चलिए, पहला ग्रह है दोस्तों बुध यानी मरकरी। दोस्तों, इसकी जो विशेषताएं क्या है, इसके जो मेन पॉइंट हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि यह सबसे छोटा एवं हल्का ग्रह है। दोस्तों, जो बुध है वो सबसे छोटा ग्रह है और सबसे हल्का ग्रह भी है। दोस्तों, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। यह सूर्य के सबसे पास स्थित है। दोस्तों, जो सूर्य के सबसे पास का ग्रह है यानी वो कौन सा है? बुध है। दोस्तों, इसका जो परिक्रमण काल है वो 88 दिन है, यानी कि जो 88 दिन में ये क्या करता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेता है। दोस्तों, नेक्स्ट है कि जो बुध का जो ताप है वो कितना है। दोस्तों, दिन में बुध ग्रह का जो ताप है वो 427 डिग्री सेल्सियस तक और रात में -173 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। दोस्तों, जो इसका टेम्परेचर है वो कितना दिन में रहता है? 427 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि कितना गर्म होता होगा वहाँ पर। और जो रात में वो -173 डिग्री, यानी यहाँ पर दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में बर्फ़ जम जाती है। दोस्तों, इसका जो तापांतर है वो 600 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा का है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा तापांतर किसका है? बुध ग्रह का ही है। दोस्तों, इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। दोस्तों, इसकी जो मुख्य विशेषता क्या है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, यानी बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है शुक्र यानी वीनस के बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए क्या है इसकी विशेषताएं दोस्तों, कि यह पृथ्वी के सबसे पास है। जो बुध था वो सूर्य के सबसे पास है और जो शुक्र है वो पृथ्वी के सबसे पास है। दोस्तों, सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है? शुक्र है और यही सबसे चमकीला, यानी सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिमाग में आई होगी ज़रूर कि जो बुध है वो सूर्य के सबसे पास, तो कौन सा ग्रह है? बुध। और उसके बाद नंबर आता है शुक्र का, लेकिन सबसे गर्म बुध ना होकर कौन सा ग्रह है? शुक्र। दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है और कई सारे लोग जो है वो गलत भी करके आएंगे, ये सोचकर कि जो सूर्य के सबसे पास है वही सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है? वो है शुक्र। दोस्तों, शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र को पृथ्वी की बहन या भगनी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों ये पृथ्वी। दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। दोस्तों, पृथ्वी के बारे में, इसे नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 71% भाग पर क्या है? जल पाया जाता है, जिससे इसे नीला ग्रह कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है तथा आधार से 66.5 अंश का कोण बनाती है। जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 अंश यानी अपनी अक्ष पर झुकी है। कितनी? 23.5 अंश। और ये जो आधार से कितने अंश का कोण बनाती है? वो है 66.5 अंश का कोण बनाती है। नेक्स्ट है अपने अक्ष पर, यानी जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड में पूरा एक चक्कर घूम जाती है। इसे पृथ्वी की गति या दैनिक गति के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो इसकी जो दैनिक गति यानी जो घूर्णन गति होती है, इसी के कारण दिन और रात की घटनाएं होती हैं। दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो पृथ्वी पर दिन और रात की घटनाएं होती हैं वो पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण होती हैं या
दैनिक गति के कारण होती। तो दोस्तों जो दिन और रात की घटना है वो दैनिक गति के कारण होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकेंड का समय लगता है। दोस्तों ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है कि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। इसे इसका परिक्रमण काल कहते हैं, या जो इसकी वार्षिक गति के नाम से भी इसे जानते हैं। तो दोस्तों इसका जो परिक्रमण काल या वार्षिक गति के कारण घटना होती है कौन सी, ऋतु परिवर्तन की। जो ऋतु परिवर्तन की घटना है वो किसके कारण होती है, इसके परिक्रमण के कारण या वार्षिक गति के कारण। दोस्तों जो पृथ्वी पर दिन और रात की घटना होती है वो किसके कारण होती है, वो इसकी दैनिक गति के कारण होती है। दोस्तों इसका एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। दोस्तों पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर। जो इसका विषुवतीय व्यास है ये वाला, ये कितना है, 12,756, क्योंकि ये ध्रुवों पर कैसी है, चपटी है, इसलिए जो इसका ये वाला व्यास है ध्रुवीय व्यास वो इससे थोड़ा कम है। और ये कितना कम है, ये 43 किलोमीटर का डिफरेंस है इसमें, यानी पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितना डिफरेंस है, 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। दोस्तों नेक्स्ट ग्रह है जो हमारा सूर्य से दूरी के क्रम में है। दोस्तों ये चौथा ग्रह आता है मंगल यानी मार्स। दोस्तों इसको लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि मंगल पर जो है आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इसलिए यह लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों इसीलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। दोस्तों इसकी खास बात क्या है कि इसमें जो ऋतु परिवर्तन होता है वो पृथ्वी के ही समान होता है। नेक्स्ट है, ये 24 घंटे में अपनी अक्ष पर घूमता है, यानी जो मंगल है वो 24 घंटे में अपनी अक्ष पर घूम जाता है। दोस्तों इसके दो उपग्रह हैं, कौन कौन से, फोबोस और डीमोस। इसका परिक्रमण काल 687 दिन है, मतलब ये सूर्य का चक्कर 687 दिन में एक चक्कर पूरा कर देता है। दोस्तों कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, यानी सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस और सबसे ऊंचा जो पर्वत निक्स ओलंपिया, जो हिमालय पर्वत से भी 3 गुना ऊंचा है, यानी वो कहाँ पर स्थित है, मंगल ग्रह पर ही स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद देखिए क्षुद्र ग्रह, उल्का तथा उल्कापिंड, धूमकेतु या पुच्छल तारा। दोस्तों ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसको हम थोड़ा आपको चित्र के माध्यम से समझाना चाहेंगे, जिससे आपको थोड़ा और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे ये हमारा क्या है, ये है सूर्य। इसके बाद हमारे ग्रह शुरू होते हैं यहाँ से, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और इसके बाद ये मंगल। इसके बाद क्या है दोस्तों, ये तो पार्थिव ग्रह हो गए, ये हमारी अर्थ है, और ये कौन सा, ये है सन। अब देखिए यहाँ पर जो क्या है, क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे यानी पत्थर के टुकड़े हैं, यानी जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसके बाद बृहस्पति और आगे अन्य इसी तरह से जो ग्रह आते हैं वो हैं। तो दोस्तों इसको भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जो मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी है क्षुद्र ग्रह की, यानी पत्थर के कई हजारों किलोमीटर लंबे चौड़े पत्थर पाए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह के। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है आपका उल्का या उल्का पिंड। देखिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जो ये तमाम पत्थर के टुकड़े हैं, ये पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और जब ये पृथ्वी की तरफ आते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेते हैं और वहीं पर ये नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इनको क्या कहते हैं, उल्का। और कभी कभी ये क्या होता है कि ये अंतरिक्ष में पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाते हैं, और पृथ्वी की तरफ आते हुए ये पृथ्वी पर आ गिरते हैं। जब ये पृथ्वी पर आ जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, उल्का पिंड, यानी इसी को टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। दोस्तों बेसिकली ये उल्का पिंड होते हैं जिनसे। नेक्स्ट चीज़ है वो धूमकेतु या पुच्छल तारे। दोस्तों धूमकेतु क्या है, जो ये टुकड़े हैं पत्थर के टुकड़े, ये कभी कभी सूर्य का जब चक्कर लगाते समय क्या होता है कि वो सूर्य की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जो उल्का पिंड होते हैं दोस्तों वो पृथ्वी की तरफ आते हैं, और जो धूमकेतु है वो सूर्य की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और इसी में क्या होता है दोस्तों, गैस की एक पूंछ की तरह बन जाती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, पुच्छल तारा भी नाम दे दिया जाता है। दोस्तों ये जो हैली नामक पुच्छल तारा, आपने भी सुना होगा हैली नामक पुच्छल तारा के बारे में, कि हैली नामक पुच्छल तारा है जो वो 2062 में
दिखेगा। कब दिखेगा? 2062 में दिखेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है बृहस्पति, यानी ये सबसे बड़ा ग्रह, यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। यह अपने अक्ष पर 10 घंटे में घूमता है, यानी दोस्तों ये अपनी अक्ष पर 10 घंटे में घूम जाता है। दोस्तों इसका जो परिक्रमण काल है वो कितना है? 12 वर्ष, यानी ये सूर्य का चक्कर 12 वर्ष में लगाता है। दोस्तों इसका बृहस्पति का जो मुख्य उपग्रह है उसका नाम है गैनीमीड। और दोस्तों बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं कितने? 67। दोस्तों नेक्स्ट है शनि। शनि के चारों ओर वलय की संख्या कितनी है? दोस्तों 7 है। यानी प्रकाश का जो वलय है इसके शनि के चारों ओर, इनकी संख्या कितनी है? 7 है। दोस्तों इसका घनत्व तो जल से भी कम है, मतलब इसे अगर हम जल में रखेंगे तो ये जल के ऊपर तैरने लगेगा। दोस्तों इसका उपग्रह है टाइटन। इसका जो मुख्य उपग्रह है उसका नाम है टाइटन और इसके पास कुल 62 उपग्रह हैं। दोस्तों नेक्स्ट है अरुण, यानी यूरेनस। इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। दोस्तों इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं क्योंकि ये अपनी अक्ष पर बहुत ज़्यादा ही झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसका ताप है वो कितना है? 215 डिग्री सेल्सियस, और यह अन्य ग्रह से विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है इसकी जो खोज है दोस्तों वो किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी। चलिए नेक्स्ट और अंतिम ग्रह है जो हमारा वो है वरुण, यानी यह हरे रंग का ग्रह है। दोस्तों यह हरे रंग का क्यों है? क्योंकि इसमें इसके चारों ओर जो है मीथेन का वायुमंडल पाया जाता है, जिससे ये हरे रंग का दिखाई देता है। दोस्तों इसका जो प्रमुख उपग्रह है उसका नाम क्या है? ट्राइटन है। शनि का उपग्रह टाइटन है और जो वरुण यानी नेपच्यून का उपग्रह है उसका नाम है ट्राइटन। दोस्तों इसे सबसे पहले जॉन गाले ने देखा था। वरुण को सबसे पहले किसने देखा था? जॉन गाले ने सबसे पहले इसे देखा था। नेक्स्ट है दोस्तों चंद्रमा। इसको हम विस्तार से थोड़ा पढ़ेंगे। दोस्तों चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटे का समय लेता है और इतने ही समय में अपनी अक्ष पर घूर्णन करता है। यानी दोस्तों क्या है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है, यानी पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन और 8 घंटे में घूम जाता है और इतने ही समय में अपनी अक्ष पर भी घूमता है। दोस्तों इसी कारण हम चंद्रमा का केवल 57% भाग ही हम देख पाते हैं। दोस्तों चंद्रमा तथा पृथ्वी के जो मध्य की दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच में। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों जिसमें चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं? हम सेलेनोलॉजी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी कि जो चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है? हमारी पृथ्वी का 1/6 है। दोस्तों समझिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जिसका वजन हमारी पृथ्वी पर कितना है 60 kg है और वही अगर चांद पे पहुंचता है तो उसका वजन कितना वहां पर रह जाएगा? 10 kg रह जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर बहुत कम है और इसीलिए वहां पर वायुमंडल की भी अनुपस्थिति है। इसीलिए वहां पर वायुमंडल टिक नहीं पाता है, वो वहां से पलायन कर जाता है। दोस्तों चंद्रमा से जुड़ी 2 अन्य घटनाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सुपरमून और ब्लू मून, ये 2 घटनाएं हैं, ये चंद्रमा से जुड़ी मुख्य घटनाएं। दोस्तों यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिए सुपरमून, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। दोस्तों इस स्थिति में क्या होता है? चांद हमको रोज से थोड़ा बड़ा दिखाई देगा और अधिक चमकीला भी दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है ब्लू मून। एक माह में जब 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। दोस्तों देखिए ब्लू मून क्या है? वैसे क्या होता है कि एक माह में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या होती है, लेकिन कभी कभी एक माह में 2 पूर्णिमाएं हो जाती हैं तो दूसरी वाली पूर्णिमा को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहा जाता है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। जो चंद्रमा पर धूल के मैदान है, यानी जो चंद्रमा के पिछले भाग में पाए जाते हैं, उसे शांति सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने प्रिय मित्रों, चाहने वालों तक इसे ज़रूर शेयर करें। दोस्तों अपने आसपास सफाई रखें,
नियमित रूप से अध्ययन करते रहें, ईश्वर आपको एक दिन सफलता जरूर दिलाएंगे। अपने प्रति, अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहें। आप जो भी करें उसे लगन और मेहनत से करें। इसी आशा के साथ मैं सौरभ सिंह आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।